जिनेवा में बैठक से पहले क्रीमिया में बड़ा हमला किया गया है। तो क्या दोनों देश इस बैठक में कोई आउटकम आए उससे पहले अपना हाथ मजबूत करना चाहते हैं? क्रीमिया में यूक्रेन का स्वॉर्म ड्रोन अटैक, ऑयल रिफाइनरी पर यूक्रेन का एयर अटैक। ये देखिए स्वॉर्म ड्रोन कैसे एक के बाद एक कितने सारे ड्रोन आपको यहां पर उड़ते हुए दिख रहे हैं। ये स्वॉर्म ड्रोन से जिसमें जो क्रीमिया पहुंचे हैं। और बड़ी खबर है, क्रीमिया में यूक्रेन का विध्वंसक हमला। रूस के इलेक्ट्रिक सबस्टेशन पर अटैक किया है यूक्रेन ने। सबस्टेशन पर हमले से कई इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। तो यूक्रेन गैस स्टेशन, ऑयल पंपिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक स्टेशंस, उन सभी जगहों पर ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल फैसिलिटीज, ये जगह जहां पर रूस को एनर्जी प्रोड्यूस, जहां से एनर्जी प्रोड्यूस करता है रूस, उन सभी जगहों पर अटैक कर रहा है ताकि सर्दियां क्योंकि अब लगभग आ चुकी हैं, यूक्रेन के इस मार से रूस को ज्यादा नुकसान हो। और रूस में यूक्रेन के हमलों का एयर रेड अलर्ट। रेयाजान इलाके में भीषण ड्रोन अटैक। रेयाजान की ऑयल रिफाइनरी पर लगातार दूसरे दिन हमला हुआ है। बॉर्डर से करीब 800 किलोमीटर दूर से अटैक यूक्रेन ने किया। आप सोचिए, अभी तक बात हो रही थी लॉन्ग रेंज वेपन्स की, लेकिन अब यह सब बेमानी हो गया है। कहीं 1900 किलोमीटर दूर ड्रोन अटैक होता है, कहीं 800 किलोमीटर दूर यूक्रेन अटैक करता है। अब यह अटैक देख लीजिए, टॉम हॉक मिसाइल नहीं मिली है, उसके बावजूद सवाल यह है कि ये जो अटैक है इसका असर क्या हुआ। तो पोक्रोवस्क में यूक्रेनी हमला, यह भी दिखाते हैं आपको। हाल ही में रूस ने पोक्रोवस्क जीता है और यहां यूक्रेन ने रूस का अस्थायी कैंप पर हमला किया। अस्थायी टेम्परेरी कैंप पर पोक्रोवस्क में यूक्रेनी हमला। रूस की अस्थायी छावनी पर हमला। यूक्रेनी ड्रोन टीम ने हमला किया। छावनी के चारों ओर आग लग गई। ड्रोन ऑपरेटर्स के एफपीवी हमले, छावनी पर भीषण बमबारी, कई रूसी सैनिकों की इस हमले में मौत हो गई। अम्बेसडर मल्होत्रा, आपको क्या लगता है ये जो अटैक्स एकदम से बढ़ गए, ये क्या इस बात की तरफ इशारा है कि दोनों तरफ के लोग चाहते हैं कि अगर कोई नेगोशिएशन होता है और ट्रंप अगर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं जेलेंस्की पर और उनको कोई समझौता करना पड़ता है तो ज्यादा से ज्यादा अपनी नेगोशिएटिंग पावर मजबूत कर लें, नेगोशिएशन पावर, जब वो टेबल पर बैठें तो अगर थोड़ा बहुत छोड़ना भी पड़े तो एक जीत सा उनके अंदर एक भाव हो। गौरव, आप मुझसे पूछ रहे हैं? यस सर। हेलो। यस सर, आपसे ही पूछ रहा हूं। गौरव, मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है अम्बेसडर मल्होत्रा तक आवाज नहीं जा रही। हेलो। उनको आप बताइए तब तक। जनरल सुधाकर, आपका सर क्या व्यू है इस पर? जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? गौरव, थोड़ा सवाल को दोबारा रिपीट करिए मैं प्लीज। ये पूछ रहा हूं आपसे, जब तक अम्बेसडर मल्होत्रा जुड़ते हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि ये जो अटैक्स बढ़ गए हैं या जिस तरह से अटैक लगातार हम देख रहे थे हो रहे थे और ज्यादा जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, क्या दोनों तरफ की कोशिश ये है कि ट्रंप के दबाव में अगर कोई समझौता होता है उससे पहले अपनी जो टेबल पर नेगोशिएशन पावर उसको और मजबूत कर लिया जाए? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, हमें समझना पड़ेगा, रशिया, आप जितना नौटंकी रेटोरिक्स करते रहेंगे वो रशिया कभी छोड़ेगा नहीं। अगर अभी 20% अपना ऑक्यूपाई अपने नीचे रखा है यूक्रेन के ज़मीन, कोशिश वो ये करेगा कि उसको 20 से 21 से 25% लगातार वो बढ़ते जाएगा। क्योंकि ये जो डोनेट्स्क, जो डॉनबास रीजन में जो डोनेट्स्क ओब्लास्ट है, इसमें मेरे रिसर्च के मुताबिक करीब 90% ये रशिया के नीचे आ चुका है। बाकी जो 10% ज़मीन है ये ओब्लास्ट का, ये अभी यूक्रेनियन फोर्स के नीचे है। रशिया हमेशा कोशिश करेगा कि बाकी 10% भी उसको कैप्चर कर ले, क्योंकि ये जो बचा हुआ 10% है जो यूक्रेनियन फोर्स के नीचे है, ये एक स्ट्रेटेजिक वेंटेज पॉइंट है। एक स्ट्रेटेजिक वेंटेज पॉइंट जहां से आप रोल डाउन कर सकते हो 4-5 मल्टी डायरेक्शनल अटैक। आप कार्किव की तरह जा सकते हो, कीव की तरह जा सकते हो, सुमी की तरह जा सकते हैं। तो काफी सारे एक्सेस, ये कम्युनिकेशन सेंटर है ये जो जगह है, तो इसको वो कब्जा करने की कोशिश कर। इसी तरह यूक्रेन भी कोशिश करेगा अपना पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि पता है सूनर और लेटर ये नेगोशिएटिंग टेबल पे जाना है और नेगोशिएटिंग टेबल में
हर दूसरे जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना केस को मजबूती से ठीक पेश है, करना चाहिए। मैं अब अम्बेसडर मल्होत्रा के पास जाऊंगा। अम्बेसडर मल्होत्रा, देखिए, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था उसका जवाब तो जनरल सुधाकर से मिल गया, आप तक आवाज नहीं जी। पहुंच रही थी, लेकिन क्या जी। आपको लगता है कितने चांसेस हैं कि ये समझौता हो जाएगा? जेलेंस्की को जिस टाइट स्पॉट में अमेरिका ने डाला है, क्या यूरोप वहां से निकाल लेगा? क्योंकि की स्टॉर्मर हैं, कभी फोन करते हैं जेलेंस्की को, कभी फोन करते हैं दूसरे नेताओं को, तो यूरोप में तो बहुत तेजी से उठापटक हो रही है इस समझौते के देखिए ऑफर के बाद। गौरव, इस पे जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि अगर आप 28 पॉइंट का जो उन्होंने एक प्लान दिया है, वो किसी भी तरफ से जेलेंस्की के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है लूज लूज पोजीशन है। आई मीन, इसमें ज्यादातर चीजें ऐसी है जिसमें जेलेंस्की कह रहा है कि अगर उसे मानता है तो फिर वो अपने देश की डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, और उसके लिए उसके खुद उसके शब्दों में एक बहुत ही मुश्किल दौर से वो गुजर रहा है। उसकी कंट्री जो है, एक तरफ डिग्निटी है, एक तरफ सर्वाइवल की बात है। तो जो पॉइंट्स है 28 पॉइंट्स हैविली मुझे लगता है कि रशिया की फेवर में है। तो इसलिए रशिया को ये कहने में कोई एतराज नहीं हो रहा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके बेसिस पे एग्रीमेंट हो सकता है। हो सकता है जब आगे पीछे बैठेंगे, बात करेंगे, कहीं लेन देन थोड़ा बहुत गिव एंड टेक हो सकता है। पर देखिए, इसमें जो बात चल रही थी कि आखिरी मिनट तक की इतनी लड़ाई क्यों हो रही है, बार्गेनिंग पावर की बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं। अगर आप एग्रीमेंट जिसकी जो टेक्स्ट अभी मार्केट में बाहर आई है, तो उसके हिसाब से तो उक्रेन को पूरा जो डोनबास ईस्ट उक्रेन है उसे छोड़ना है, चाहे वो ऑक्युपाइड है चाहे वो नहीं ऑक्युपाइड है। तो इससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता किसके पास कितनी टेरिटरी उस समय होगी। बट ये एक प्रैक्टिस रहती है कि अगर आपको मालूम भी है कि सीजफायर होने वाला है, तो उसके बावजूद भी आखिरी दम तक दोनों देश ये कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को नुकसान पहुंचा। अब आते हैं यूरोप पे। यूरोप मेरे हिसाब से शुरू से अगर हमारी दृष्टि से देखें तो स्पॉइलर है कि वो एग्रीमेंट होने नहीं देना चाहता, लेकिन आप उनकी दृष्टि से देखें तो अगर इसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये एग्रीमेंट हो जाता है, पीस डील हो जाती है, तो काफी बड़ी सेटबैक रहेगी यूरोप के लिए भी और उक्रेन के लिए तो है ही। और एक ऐसा एक प्रेसिडेंट क्रिएट हो जाएगा आने वाले वक्त में कि जब फिर चलो माइट इज राइट, यानी अगर आप इस्तेमाल करेंगे फोर्स का और तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और ये दुनिया भर की जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बिनाइन प्रिंसिपल, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, नॉन इंटरफेरेंस, जितने भी पॉलिटिकल साइंस की टर्मिनोलॉजी है, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। वो रह भी गई हैं आज की तारीख में। आप देख लीजिए यूज ऑफ फोर्स लगा के अपने जब पॉलिटिकल अलास्का में वार्ता हो रही थी और पीछे से एक पेट्रोलियम डील होने की कोशिश हो रही थी, तो क्या वो जी, वो तो सब दिख गया। लेकिन वो ठीक है सब सर, दिख रहा।